नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज हम थर्ड बीएमएस के कोर्स से रिलेटेड हम आज कुछ पढ़ाई करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है काय चिकित्सा। और काय चिकित्सा से रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ अपलोड कर दिया है पोर्टल में, जिसको कि आप एक्सेस कर सकते हैं लॉगिन करके ऐप से या फिर वेबसाइट से। तो आइए हम उसी से ही स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम काय चिकित्सा में बेसिकली जो हमने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं पहले, तो वो नोट्स से ही हम आगे अपनी पढ़ाई करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो कोर्स का क्यूरिकुलम है, जो हमने अपने प्लेटफॉर्म में सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्होंने एनरोल किया है इस कोर्स में उनके लिए है। तो हम काय चिकित्सा पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने इसमें आप लोगों के रीडिंग के लिए 5 टॉपिक्स पेपर 1 में और 24 टॉपिक्स पेपर 2 और 12 टॉपिक्स पेपर 3 में अपलोड किए हैं। तो इसमें से हम जितना हो सके आज कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग इन्हीं नोट्स को फिर से पढ़ सकते हैं, और जो भी क्वेरी हो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं, या फिर जो चैप्टर है, जो भी लेसन है, उसके कमेंट सेक्शन में भी आप उन टॉपिक्स को पूछ सकते हैं। अब बात यह है कि कमेंट सेक्शन कहाँ पर है। तो कमेंट सेक्शन जो है ये रहा। आपको जो भी लेसन है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके बॉटम में आपको ये कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। और इससे आप नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स है उसकी तरफ मूव हो सकते हैं। जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, आप उसको कंप्लीट मार्क कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो वो फिर आगे बढ़ जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहले कैच की जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, काय चिकित्सा का हमको सबसे पहले निरुक्ति, उसकी परिभाषा, उसके पर्याय और भेद, इसको देखना है। तो काय शब्द जो है उसके बारे में क्या हमारे संहिताओं में बताया गया है, क्या उसकी डेफिनेशन है, ये हमको देखना है। देखिए, क्योंकि हम आज जो क्लास कर रहे हैं ये थर्ड प्रॉफ बीएमएस के लिए है, मीन्स ये यूनिवर्सिटी एग्जाम को फोकस में करके हम आज के सारे जो भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। कुछ जो भी एआईए पीजीईटी या कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम साथ ही साथ मेंशन करते चले जाएंगे। आपको उसको नोट करना है, और उसको आप जहां पर भी नोट करेंगे उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप चीज़ों को बार बार देखेंगे, उतना आपके ध्यान में वो रह जाता है। लिटरली आइडिया मतलब जो वर्ड है उस उसको हम पहले समझते हैं। तो काय चिकित्सा जो है उसमें हमको 3 शब्दों का ध्यान रखना है, काय चिकित्सा और काय चिकित्सा। दैट विच ग्रोस, वेल्स और चेंजेस, जिसमें विकास हो रहा है, जो कि जिसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, वो काय कहलाता है। काय के तो और भी वैसे डेफिनेशन है, वो हम आगे देखेंगे। हम शब्द का अभी पहले देखते हैं लिटरली मीनिंग उसका क्या है। चिकित्सा मतलब कि जिसको हम ट्रांसलेट करके ट्रीटमेंट कहते हैं, द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग डिजीज फ्रॉम द बॉडी, मतलब हमारे जो शरीर है उससे हम व्याधि को, रोग को कैसे अलग कर रहे हैं। तो वो जो कैसे कर रहे हैं, वो जो प्रक्रिया है पूरी, वो चिकित्सा कहलाती है। अब काय चिकित्सा क्या हो गया, इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो थेरेपी एम्ड एट काय, मतलब हम काय जो हमारा शरीर है उसके लिए जो भी थेरेप्यूटिक प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं, तो काय पर हम वो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए काय चिकित्सा, हम काय की चिकित्सा कर रहे हैं, शरीर की चिकित्सा कर रहे हैं। बॉडी एज दोष, धातु, मल, एग्रीगेट, ये स्ट्रक्चरल व्यू है, जिसका मतलब क्या है कि ऐसी अवस्था जिसमें दोष, धातु और मल समावस्था में मिल रहा है, वो हो जाता है शरीर। क्योंकि शरीर, देह ही तो अधिष्ठान है इन सभी का। देह या शरीर में ही ये सारी चीजें रहती हैं। दोष,
धातु और मल एग्रीगेट होके, स्ट्रक्चरल व्यू में अगर हम बात करें तो दोष धातु और मल जहां पर एकत्रित हो रहे हैं, जहां पर मिल रहे हैं, जहां पर उनका समवाय संबंध हो रहा है, वह बॉडी या काय है। काय को अग्नि से भी परिभाषित किया गया है, मेटाबॉलिक फायर, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो भी तत्व है उसको अग्नि कहते हैं। तो अगर हम फंक्शनल परिभाषा अगर हम देखें काय की, तो मेटाबॉलिक फायर को भी, अग्नि को भी काय कहा है। एनी प्लान्ड मेजर दैट प्रिवेंट्स, एलिवेट्स और इराडिकेट्स मॉर्बिडिटी। अब देखिए, इसमें इतना ज्यादा समझने वाली कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जब हमको परिभाषा लिखनी होती है तो आप जितना अधिक से अधिक उसको प्रॉपर वे में डिफाइन करके लिखते हैं, उतने आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। विषय बहुत सरल है और हमने इसमें नोट्स में भी बहुत ज्यादा एकदम डिटेल नहीं किया हुआ, पॉइंट बाय पॉइंट जो आपको बस ध्यान रखना है उसको ही यहाँ पर है। अनावश्यक बातें नहीं लिखी हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी को एलाबोरेट नहीं किया है, एकदम बहुत ही जैसे आयुर्वेद पूरे सूत्र रूप में लिखा हुआ है, तो हमने भी प्रयास किया है कि नोट्स जो हमारे हो वो सूत्र रूप में हो, मतलब आपको हिंट मिले, उसके बाद अगर आपने उसको समझ लिया है तो फिर आप इजिली उसको एलाबोरेट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। काय चिकित्सा में अब हम आ जाते हैं। तो काय चिकित्सा को अगर हम ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, देखिए जो भी हम कोई भी शब्द हमारे संस्कृत का या आयुर्वेद का है उसको अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो वो उसका ट्रांसलेशन हो गया, वो उसका अर्थ नहीं है, वो उसकी परिभाषा नहीं है, और वो केवल और केवल कोरिलेट करने के लिए है। आज की जो भाषा, जो जैसे इंग्लिश है या मॉडर्न साइंस है, उनके लोगों को हम कैसे समझाएं हमारे आयुर्वेद की बातों को, तो उसके लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी से कोरिलेट करते हैं, लेकिन वो हमारे आयुर्वेद के शब्दों को, सूत्रों को पूरी रूप से समावेश नहीं कर पाता है। अब जैसे यहाँ पर इंटरनल मेडिसिन, जो मॉडर्न जो एमबीबीएस वाले जो पढ़ते हैं, हम काय चिकित्सा में एक बृहद बृहद विषय है ये, लेकिन अगर कोरिलेट करना होता तो इंटरनल मेडिसिन से कोरिलेट करते हैं। मींस ऐसा मॉडर्न मेडिकल साइंस जो कि ओरल मेडिसिन, जो कि इंटरनली यूज हो रहा है, आईवी के थ्रू यूज हो रहा है, मतलब जो भी शरीर के अंदर में किसी भी माध्यम से हम इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, वो इंटरनल मेडिसिन के अंदर में आ जाता है। लेकिन काय चिकित्सा में इससे भी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। जैसे इंटरनल मेडिसिन में आपकी साइकी को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं ना, लेकिन आयुर्वेद में उसको भी लिया जाता है। अब काय चिकित्सा में आपका सत्व अवजय चिकित्सा भी आ रही है। काय में केवल ये स्थूल शरीर नहीं है, काय में आपका मन को भी इसमें समावेश किया गया है। हालांकि भूत विद्या, ग्रह चिकित्सा, ये जो है ये आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से काय चिकित्सा में ही सत्व अवजय, तो देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्व अवजय, ये तीनों काय चिकित्सा के अंदर में आ रहा है। तो ये तीनों का तो इंटरनल मेडिसिन में नहीं आया ना, इंटरनल मेडिसिन लिमिटेड है, काय चिकित्सा एक बृहद विषय हो जाता है। लेकिन समझने के लिए और समझाने के लिए इंटरनल मेडिसिन वर्ड यूज कर दिया गया है। ऑल नॉन सर्जिकल management centered on correcting अग्नि एंड सिस्टमिक दोष इम्बैलेंस। यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट जो चीज नहीं है, मतलब कि मेडिसिन के द्वारा अग्नि और जो हमारे शारीरिक दोष के इम्बैलेंस हो गए, असाम्यावस्था आ गई है, उसको बैलेंस करने का जो तरीका है, जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है नॉन सर्जिकल, वो काय चिकित्सा के अंदर में आ जाता है। अब इसमें दो सूत्रों को यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ टाइपिंग एरर हो या ये श्लोक पूर्ण ना हो, तो रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो रेफरेंस से आप बुक से या फिर हमारे फ्री डिजिटल लाइब्रेरी में जाकर ई बुक से, आप हर संहिता की ई बुक भी है उसमें, तो उसमें से जाके आप रेफर कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें आज कवर करनी है, तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जाते हैं। कोई डाउट होता है आप घबराइए नहीं,
आप उसको कभी भी पूछ सकते हैं। निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय और भेद। तो अब हम सबसे पहले काय की निरुक्ति देखते हैं। तो इसमें आप देखिए का और य, ये दो ऐसे अक्षर हैं जिनसे मिलकर काय वो बनाया गया है। दैट विच एग्जिस्ट बाय सीजलेस मेटाबॉलिज्म, मतलब जिसमें निरंतर चय अपचय की प्रक्रिया चल रही है। यष्टांग हृदय का से लिया गया है, उसमें ये इसके काय शब्द की निरुक्ति दी हुई है। तो का और य, मतलब का मतलब जो मूव हो रहा है, जिसमें ग्रोथ हो रही है, और यह मतलब कि जिसका अस्तित्व है। तो निरंतर चय और अपचय की प्रक्रिया जिसमें होती है, जिसमें विद्यमान है, वो काय है। अब इसकी परिभाषा आप देखिए। शरीर दुष्टि, दोष, धातु, मल संघात, अग्नि, डाइजेस्टिव एंड टिश्यू फायर। तो अगर हम सुश्रुत सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर के 7वें श्लोक में अगर हम देखेंगे तो काय की परिभाषा उसमें दी हुई है। तो शारीरिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो दोष, धातु और मल संघात। ठीक है, हमने ये निरुक्ति देखा। अब इसमें आपको अंतर समझना है कि निरुक्ति क्या है और परिभाषा क्या है, पर्याय क्या है और भेद क्या है। क्योंकि आप थर्ड प्रॉफ में है, मतलब क्या है इसका, आप ऑलरेडी इन शब्दों से भली भांति अवगत हैं। आपको ये सारे शब्द आते हैं, आपने फर्स्ट और सेकंड में इस शब्दों से आपने कई गूढ़ सूत्रों को परिभाषित किया है। पर्याय मतलब सिनोनिम्स हो गया, निरुक्ति मतलब वो जो वर्ड है, वो वर्ड का एग्जिस्टेंस कैसे है। जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, कोई भी शब्द है, संधि विच्छेद हमने किया जाए। अब जैसे मेरा नाम है मनीष, तो मनीष ऐसे ही नहीं आ गया। हिंदी और संस्कृत, मूल रूप से संस्कृत के जितने भी शब्द हैं, किसी न किसी धातु मतलब बीज से वो आए हैं। तो वो जो बीज वर्ड, वो अक्षर है, जो मूल धातु है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं इसमें। क्योंकि उसमें भी बहुत उसके मीनिंग्स निकलते हैं। इसलिए आयुर्वेद में संस्कृत का विशेष महत्व है, क्योंकि आयुर्वेद संस्कृत में ही लिखी गई थी पहले। अब उसके अलग अलग भाषाओं में उसके ट्रांसलेशन अवेलेबल है। लेकिन ट्रांसलेशन में क्या होगा कि मुझे संस्कृत का जितना ज्ञान है, मैं जिन सूत्रों को जिस प्रकार से समझ रहा हूँ, ट्रांसलेट करके वैसा ही लिखूंगा। तो अगर मेरी बुद्धि का स्तर जितना है, मैं उतना ही उसको परिभाषित कर पाऊंगा। लेकिन जो मूल रचनाकार है उस संहिता के, उनकी बुद्धि तो असीमित है। उन्होंने जो चीज लिखा है, जो सोच के लिखा है, या जो समझाने के लिए लिखा है, हो सकता है कि मैं उसके आसपास भी नहीं आया। इसीलिए मूल संस्कृत श्लोकों का अध्ययन करना आवश्यक भी है और अच्छा भी है, क्योंकि उससे आप उन सूत्रों के, उन विषयों को गूढ़ रूप से उसको समझ पाते हैं। तो ट्रांसलेशन अच्छा है पढ़ना, ताकि आपको उसका इंस्टेंट मीनिंग समझ में आए। फिर थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेकर, समय लगाकर आप संस्कृत के श्लोकों को भी पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। आइए हम आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पर यही देख रहे थे कि यदि हमको परिभाषा करनी है काय की, तो शारीरिक दृष्टि से अगर हम परिभाषा करते हैं तो दोष, धातु, मल संघात जहां पर हो रहा है वो काय है। और अग्नि की दृष्टि से, क्योंकि हमने दो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निरुक्ति हमने दो मीनिंग इसमें बताई है, दोष धातु मल के कॉन्सेप्ट से और मेटाबॉलिक फायर यानी कि अग्नि के कॉन्सेप्ट से। तो उसी को यहाँ पर परिभाषा में भी दो तरीके से, तो डाइजेस्टिव एंड टिश्यू फायर, मतलब कि जठराग्नि और धात्वाग्नि,
और साथ में भूताग्नि भी इसमें इंक्लूड होगा। अग्नि मतलब कि सभी आ जाएंगे इसमें, 13 प्रकार की अग्नि। तो इस प्रकार से आप उसको परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसके पर्याय क्या है, मतलब सिनोनिम्स इसके क्या क्या हैं, तो शरीर, देह, गात्र, तनु, ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे इसमें पर्याय भी दिए हुए हैं। अब इसके भेद, तो स्थूल और सूक्ष्म भेद से दो प्रकार के हो गए। फिर शारीरिक और आग्नेय जो है उसके दृष्टिकोण से दो प्रकार से हम इसको भेद कर दे रहे हैं। अब उसके बाद फिर हम आ जाते हैं चिकित्सा में। तो चिकित्सा की निरुक्ति, चिकित्साय, ये संस्कृत के धातु हैं जिनसे चिकित्सा वर्ड आया है। टू कीप द कॉज ऑफ डिजीज अवे, जो रूट कॉज है रोगों का, जो मूल कारण है उसको शरीर से अलग करना, ये चिकित्सा कहलाती है। तो अमरकोश और भाव प्रकाश में ये दो कोटेशन दिए हुए हैं इसके। उसके बाद फिर चिकित्सा की परिभाषा, या क्रिया व्याधि हरिणी सा चिकित्सा निगत्यते, ये भाव प्रकाश का है। मतलब कि कोई भी एक्शन, एनी एक्शन दैट डिस्ट्रॉयज डिजीज, जो कि रोगों को नष्ट कर रहा है, ऐसी कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कार्य चिकित्सा कहलाती है। उसके बाद फिर चिकित्सा के पर्याय हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर चिकित्सा का भेद है। ये आप नोट्स में फिर से आप देखिए। मैं जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ताकि आप लोगों को जो वो चीज़ें समझ में आए, उसको इलाबोरेट कर रहा हूँ। और बाकी जो चीज़ें ऑलरेडी रिटन है तो उसको मैं फिर से पढ़ूँ, इसकी बजाय आप लोग उसको खुद से पढ़िए। उससे आपका रिवीजन भी होगा, और दूसरी बात, आपको वो ध्यान में भी रहेगा। आगे चलते हैं। चूजिंग द टाइप ऑफ चिकित्सा स्टिमुलेटेड केस। इसमें देखिए हमारा जो सिलेबस है, आप लोगों ने देखा होगा कि थर्ड प्रॉफ का जो सिलेबस अभी जो नया आया है वो उसी पैटर्न में है जिस प्रकार से हमारे फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ के सिलेबस हैं। तो क्योंकि आज हम इसको देख रहे हैं अपनी क्लास में, तो मैं आप लोगों के साथ इस थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि हमको जो हमारा सिलेबस है उसको किस प्रकार से देख के समझना है, और उसका इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है, कैसे हमको पढ़ना है। तो काया चिकित्सा जो अभी सिलेबस नया आया है, उसमें आप देखिए कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आप देखिएगा कि टोटल 3 पेपर्स होने वाले हैं। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो इनके जो थ्योरी जो होने हैं वो 100 मार्क्स के हैं। इसको मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में भी आप लोगों से शेयर किया है, एक बार और मैं फिर से जल्दी से बता देता हूँ। उसके बाद फिर जो काया चिकित्सा का प्रैक्टिकल जो होना है वो टोटल 200 मार्क्स का है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। टोटल इसमें 500 मार्क्स है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से ही नहीं है, आपकी क्लिनिकल एस्पेक्ट से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके आगे का भविष्य की नींव जो है वो अभी से हो रही है। आपने फर्स्ट प्रॉफ में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पदार्थ विज्ञान पढ़ा है, कुछ संहिता के भी चैप्टर्स पढ़े हैं। फिर आप सेकंड प्रॉफ में निदान में आपने डायग्नोसिस के तरीके समझे। उसके बाद फिर अब हम ट्रीटमेंट के उसमें आ जाते हैं। अब आपका प्रमोशन होकर आप थर्ड प्रॉफ में आ गए हैं, तो अब आप ट्रीटमेंट में आ रहे हैं। तो इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, क्योंकि ये समय दोबारा आपको मिलेगा नहीं। और जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, मीन्स जब आप यहाँ से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जब आप निकल जाएंगे, फिर आप जब पेशेंट देखना स्टार्ट करते हैं उस समय आपको फिर से ये चीज़ ना पढ़ना पड़े। तो बेहतर है कि ये 1.5 साल का उपयोग कीजिए, इसको आप अच्छे से पढ़िए। क्योंकि अभी आप गलती करेंगे, सुधारने के लिए आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं। लेकिन जब आप मार्केट में आ जाते हैं, जब आप अपने क्लिनिक में बैठते हैं, उस समय
गलती ना हो वो ज़्यादा बेहतर है। और उस समय फिर जब पेशेंट आपके सामने रहे और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कैसे करेंगे? आप कैसे किससे पूछेंगे? क्या उतना समय आपके पास रहेगा? तो ये चिंता का विषय है, इस पर आप चिंतन कीजिए। चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन चिंता नहीं करनी है आपको, इस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और समय का उपयोग करते हुए आप कोशिश कीजिए कि सारे कॉन्सेप्ट बीएमएस करते-करते ही आप क्लियर कर लें। आगे चलते हैं। इसमें देखिए 2 प्रकार से आपको सिलेबस में मिलेगा, कंटेंट्स ऑफ कोर्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर्स ये मेनली टीचर्स के लिए बना हुआ है, लेकिन इसको आप लोग भी अवश्य देखें, क्योंकि कंटेंट ऑफ कोर्स में क्या-क्या कंटेंट्स है, इंडेक्स जो हम बोलते हैं कि आपको पढ़ना क्या-क्या है, वो टॉपिक के नाम दे दिए हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये जो कंटेंट यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो जब भी हम कोर्स मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इसमें जो चीज़ें हैं, उसको हम कवर करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो पूरा रीडिंग मटेरियल आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, वो पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मीन्स आपको हम अनावश्यक चीज़ें नहीं परोस रहे हैं। समय कम होता है, इसलिए आप अभी सिर्फ लिमिटेड ही अपने आप में फीड कीजिए। फिर तो जब समय आगे चलता चला जाएगा, आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा, तो इंट्यूशन से जो आपने अभी पढ़ा है, ब्रेन अपने आप उसको रिकॉल करता है और आपकी जो समझ डेवलप होती है, उससे आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने आप समझने लग जाएँगे। अभी आप लोगों को ये नया सा लगता होगा। अब आप देखिए, जब आप फर्स्ट प्रॉफ में थे, तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तब तक वो विषय बहुत कठिन लगा। जैसे ही आप सेकंड प्रॉफ में आ गए, आपने दोबारा तो फर्स्ट प्रॉफ नहीं पढ़ा ना, लेकिन सेकंड प्रॉफ में जब आप आ जाते हैं, आपके कोई जूनियर उस विषय को पढ़ता है, आपको वो बहुत सरल लगता है। तो वो अनुभव ही है जो कि चीज़ों को सरल बनाता है। आप जब तक खुद उस चीज़ से गुज़र रहे थे, आप लोगों को वो कठिन लगा, लेकिन जब आप उसके पार चले गए, जो चीज़ें आपको फर्स्ट प्रॉफ में समझ में नहीं आ रही थी, सेकंड प्रॉफ में एक बार पढ़ने पर ही वो चीज़ें समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन का लेवल उस प्रकार से एडजस्ट हो गया। आपके में इंट्यूशन डेवलप हुआ। कॉन्सेप्ट्स जो हैं, सारे सब्जेक्ट्स के अब एक साथ आ रहे हैं। जब आप फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ रहे थे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ते थे, उसी सब्जेक्ट तक ही हम सोचते थे। फिर क्या होता है कि जब आप सेकंड में आ जाते हैं, तो फर्स्ट के सारे सब्जेक्ट्स को आपने थोड़ा-थोड़ा पढ़ लिया, तो उससे फिर समरी बनती है। अब जैसे एआई आपने देखा होगा, आप कुछ भी पहले सर्च करते थे, जैसे गूगल ने जेमिनी को इंटीग्रेट कर लिया है सर्च इंजन में। तो पहले जब आप सर्च करते थे तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको वो लिस्ट कर देता था कि आप सब में जाइए, पढ़िए और खुद से ही एनालाइज कीजिए, खुद से ही उसकी समरी बनाइए, आपको जो चाहिए आप उसमें से निकाल लीजिए। अब आप सर्च करते हैं तो क्या होता है, जेमिनी जो है वो सारे वेबसाइट्स को खुद ही एनालाइज कर रहा है। सिस्टम को इतना फास्ट बना दिया गया है कि आप इंडिविजुअली 10 वेबसाइट जाएँगे, पढ़ेंगे पूरा, फिर उसका आप रिज़ल्ट निकालेंगे, उसका निचोड़ निकालेंगे, उसमें घंटों लगते थे। अब विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स एआई क्या कर रहा है, वो सभी को विज़िट कर रहा है और निष्कर्ष निकाल के आपको परोस दे रहा है कि भाई देखिए आपने जो चीज़ सर्च किया है उसका ये चीज़ें हैं और रेफ़रेंस भी साथ में वो साइट कर रहा है। उसमें मेंशन करता है कि इन वेबसाइट से मैंने रेफ़र किया है। वो अपना कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है नॉलेज, उसको वो बता रहा है। तो वैसे ही आपका ब्रेन भी है। बस ये है कि एआई चूँकि कंप्यूटराइज़्ड है, मशीन है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम है वो, तो उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको बहुत फ़ास्ट कर दी गई है। ब्रेन भी वैसा ही काम करता है। लेकिन चूँकि इंसान है, मानव है, प्राकृतिक हैं हम, तो भगवान ने जिस स्पीड से हमें दिया है हमारे कार्य करने की क्षमता को, हम उस स्पीड से करते हैं। लेकिन अभ्यास से आप इस स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो वही होता है कि जब आपने सारी चीज़ों को पढ़ ली,
उसका फिर निचोड़ आप अपने आप निकालना स्टार्ट कर देते हैं अपने अनुभव से। फर्स्ट पेपर में जो चीजें हैं वो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को जो पढ़ना है, टॉपिक में क्या दिया रहेगा, ये टॉपिक दे दिया है ना कि निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय और भेद। अब इसमें क्या है, तो एक्सप्लेन करना है आपको। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो ये जो पहला जो टॉपिक ही है एज इट इज आपके क्वेश्चन में आ जाएगा। अब ये सीसी क्या है, एमके क्या है, केएच क्या है, हो सकता है आपने फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ में देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो लास्ट पेज में आप चले जाइएगा, इसके एब्रीविएशन दिया हुआ है, तो मस्ट नो, और इस प्रकार से ये चीजें हैं। तो ये उतना इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जैसे आप मस्ट नो जिसमें दिया, मतलब आपको ये आना ही चाहिए। डिजायर टू नो मतलब कि आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसमें आप देखिएगा कि नीचे आपको एग्जाम पैटर्न भी दिया हुआ है, हर सब्जेक्ट में एग्जाम पैटर्न दिया रहता है। तो एग्जाम पैटर्न में क्या है कि आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस एमसीक्यू के आने हैं, कितने क्वेश्चंस आपके शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप आने हैं, कितने क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप आने हैं, ये हमारे एग्जाम के तो ये आप देखिए, जैसे आप पेपर 1 में हम चल रहे हैं, तो आप देखिए कि जो पहला हमारा टॉपिक है ना, वो 3 मार्क्स का ही टॉपिक है, जिसमें एमसीक्यू ही आने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आने हैं, इसमें एमसीक्यू ही आने हैं। लेकिन इसको फॉलो ही नहीं करते हैं कई यूनिवर्सिटी। इसीलिए आप उस सब्जेक्ट का प्रॉपर आप नॉलेज कीजिए, ताकि क्या होगा कि अगर इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको इलाबोरेट कर सकते हैं। इलाबोरेट आप तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला, आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए। जैसे कि आपने श्लोक याद कर लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो श्लोक का अर्थ क्या है, तो एग्जाम में भी आपके मार्क्स पूरे नहीं आएंगे अगर आपने एलाबोरेट नहीं किया है तो। और जीवन का जो आगे आपके प्रैक्टिस लाइफ में जो एग्जाम होने हैं पेशेंट के सामने, वहां पर भी आप फिर फेल हो जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दीजिए। श्लोक यदि आपको पूरा याद नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम इजिली क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जीवन के एग्जाम में आप कभी भी फेल नहीं होंगे। श्लोक याद करना एक एडेड एडवांटेज होता है। यदि श्लोक याद हो गए तो फिर आप उसको भूलते नहीं हैं, और उसको फिर आप मनन करके उसको इलाबरेट कर लेते हैं। हो सकता है कि आपने डिस्क्रिप्टिव आपने पढ़ा है वो आपके ध्यान से निकल जाए, लेकिन यदि आपको काया चिकित्सा के श्लोक याद हो गए तो आप उसको फिर से डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने मन ही मन में। तो आपको कॉन्सेप्ट फिर से वो रिकॉल हो जाता है, वो ध्यान में आ जाता है। इस प्रकार से आपको ये सिलेबस को पढ़ते जाना है। यहाँ पर आप ये देखिए, जैसे कि पेपर 1 में है तो एक्सप्लेन द निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय, भेद ऑफ टर्म काय चिकित्सा एंड काय चिकित्सा। सेम इसी पैटर्न में हमने अपने नोट जो आपको हमने प्रोवाइड किया है सेम वही है, निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय और भेद। उसके अलावा कुछ भी हम एक्स्ट्रा आपको नहीं परोस रहे हैं। तो आप इस पर आप थोड़ा समय दीजिए और नोट्स के हिसाब से आप पढ़ते चले जाइए, क्योंकि अभी ये सिलेबस रिसेंटली ही आया है। मतलब रिसेंटली मतलब इसी वर्ष आया है, और सिलेबस बहुत, क्योंकि 1.5 साल का पूरा सिलेबस है। प्रयास हम कर रहे हैं कि उसको कम से कम समय में पूरा सिलेबस हम कवर कर दें। हो सकता है कि आप जिस भाषा में चाह रहे हैं उस भाषा में आपको ये नोट्स ना मिले। जैसे कि आप यदि आप हिंदी में चाह रहे हैं तो हिंदी में आपको ये नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने क्या किया कि नोट्स क्योंकि इंग्लिश में प्रिपेयर करना हिंदी के बजाय अभी कंपैरेटिवली फास्ट है, टाइपिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है इंग्लिश की, इसलिए हम अभी नोट्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें आपको समझ में आए, इसलिए जो क्लास है या जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे वो हम हिंदी में कर रहे हैं,
ताकि हिंदी और इंग्लिश में हम सामंजस्य बैठा के आपका अध्ययन जो है, आपकी जो पढ़ाई है, उसको थोड़ा सा सरल और सुगम बना सके। आगे चलते हैं। तो हमने चिकित्सा देख लिया, अब काय चिकित्सा का यहाँ पर आप देख लीजिए। काय चिकित्सा क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी। और अग्नि की चिकित्सा आयस्य अंतर अग्नि चिकित्सा, काय चिकित्सा मतलब काय की अंदर की जो अग्नि है उसकी चिकित्सा काय चिकित्सा कहलाती है। इंटरनल मेडिसिन दैट रिस्टोर्स अग्नि एंड सिस्टमिक होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस वर्ड आपने सेकेंड प्रॉफ में और फर्स्ट में भी पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। उसके बाद फिर इसके पर्याय हैं अंतः परिमार्जन चिकित्सा, फिर अग्नि चिकित्सा, फिर जठराग्नि साम्यक जठराग्नि शामक क्रिया। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग वो हैं। और उसके बाद फिर इसके हो सकता है कि कोई टॉपिक में क्योंकि अब कम समय में हम सारा प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ इधर का उधर भी हुआ होगा, क्योंकि हम आपके नोट्स प्रिपेयर करने में एआई की भी सहायता ले रहे हैं ताकि कम समय में हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। तो एआई मिस्टेक कर सकता है, तो आपको जो भी रेफरेंस इसमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है उससे आप मूल संहिताओं को जरूर रिफर करें, ये मेरा निवेदन है आपसे और सलाह भी है, ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। और यदि आप कहीं पर भी देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टेक है तो प्लीज़ आप कमेंट में आप उस चीज़ को मेंशन कीजिए ताकि हम इसको करेक्ट कर लें। क्योंकि अभी हमने जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम इसमें डालते चले जा रहे हैं, प्रिपेयर करते ही करते। आप लोग इसको पढ़ते पढ़ते प्रूफ रीडिंग भी आप लोग ही कर रहे हैं, और आप हमें जो भी मिस्टेक्स हो रही है उसको भी हमें आप बताते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, ताकि हम इसको सुधार कर सकें। और दोबारा जब आप यहाँ पर आएंगे तो उसका अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा, या फिर जो और भी लोग जो इसमें बाद में पढ़ेंगे उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा सरल हो जाएगा। चूजिंग द टाइप ऑफ चिकित्सा, ये एक केस है, तो आप इसको मतलब कि जो हमने अभी पढ़ा है काय चिकित्सा उसको हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसका एक केस प्रेजेंटेशन है कि एक 32-year-old सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉन्ग स्क्रीन आवर्स है उसका, इरेटिक मील्स है, तो वो कंप्लेन कर रहा है हैवी हेड एंड बॉडी इन द मॉर्निंग, डल एपिगेस्ट्रिक बर्निंग, bloating after lunch, alternating loose and constipated bowel, neck stiffness, बिगनिंग मतलब मन्या स्तंभ जो ग्रेड 1 का जो है वो। अब इसमें और आपने फिर उसको क्लिनिकली असेसमेंट उसका किया तो रोगी का बल मीडियम है, मध्यम है, अग्नि उसकी विषम है, और निदान आपने उसको किया है सेडेंटरी पोस्चर और कोल्ड ड्रिंक्स यूज करने, मतलब जो कारण है वो आपने उसका हेतु आपने समझा। अब इसका आपको डायग्नोसिस आपने इसमें बनाया कि काय अग्नि मंद हो गई है, आमाजीर्ण जो है वो प्रोग्रेसिंग टू वात कफ मन्या स्तंभ। इस प्रकार से आपको डायग्नोसिस करना है और उसके संप्राप्ति को समझना है। अब फिर आपका डिसीजन ग्रेड, मतलब फिर अब आपका डिसीजन यहाँ पर, मतलब कि ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब हमने जो पढ़ा है उसको अब हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं। आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको क्लिनिकली कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स में आपको इसी प्रकार से क्लिनिकली आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी सब चीज़ों को एक एक चीज को आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ना आ जाए। जो नोट्स हैं इसको कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है वो आपको आ जाए, इस वजह से हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आर्मर प्रेजेंट है, यस, कोटेड टंग है, बॉडी में हैवीनेस है, ये आप डिसीजन ले रहे हैं। आप सिम्टम्स और साइन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर आप डिसीजन ले रहे हैं। तो ये आप क्लिनिकली करते हैं या आपको क्लिनिकली करना है जब भी आप जाएंगे, तो इस प्रकार से फिर आप आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बनाते हैं। इसका हेतु भी आपने समझा
क्यों हो रहा है? कफ का आवरण है, आम प्रेजेंट है, कफ का आवरण हो रहा है, चिकित्सा आपको क्या करनी है ना? तो इसमें लंघन और दीपन पाचन, तो यहाँ पर कुछ मेडिसिन भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि जिससे आप ये चीज कर सकते हैं। फिर अग्नि वीक है, टॉक्सिन्स जो है वो माइल्ड है, नो सीवियर दो स्लो डाइट, मतलब कि अभी प्रारंभिक अवस्था है, संचय हो रहा है, तो फिर आप मृदु विरेचन देके आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर लोकल वात, यहाँ पर स्तंभ, नेक में स्टिफनेस हो रहा है, तो उसका पोस्चर जो है कंटिन्यूस बैठते हैं जिस प्रकार से, क्योंकि आईटी फील्ड में है तो कंटिन्यू चेयर में बैठना होता है, तो पोस्चर को अगर वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण ये हो रहा है। तो आप वही परिमार्जन कर सकते हैं, अभ्यंग, बालू का स्वेद, नाड़ी स्वेद आप कर सकते हैं इसमें। फिर सिस्टमिक रेगुलेशन के लिए जो भी हम शमन औषधि दे रहे हैं, और उसके बाद फिर अग्नि को स्टेबलाइज करने के लिए, उसके बाद फिर आप ये देखिए, तो अब इसमें सारे सिम्टम्स के हिसाब से आपको मेडिसिन नहीं देनी है, ये तो एलोपैथिक स्टाइल हो गया कि जो सिम्टम उसका, लेकिन जो रूट कॉज है जैसे आम है, अग्नि है, उसके लिए आप वो दीजिए। कुछ सिम्टम के लिए आपको इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको करना चाहिए लोकल एप्लीकेशन, लोकल थेरेपी देनी चाहिए ताकि पेशेंट को इंस्टेंट भी रिलीफ मिले। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद की चिकित्सा जो है वो बहुत समय के बाद आपको असर दिखाएगी, ऐसा नहीं है, इंस्टेंट भी है, तो आपको वो सारे उपाय करने चाहिए। तो अब हमने क्या किया, देयरफॉर द एप्रोप्रिएट इनिशियल चिकित्सा टाइप हमारी क्या होगी, शमन, उसके बाद फिर दीपन पाचन, मतलब जो हम इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने का काम कर रहे हैं, जो दोष बढ़ रहे हैं उसको शम करके हम प्रकृति बैलेंस कर रहे हैं, है ना? तो शाम प्रकृति में समावस्था में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, दीपन और पाचन का काम कर रहे हैं विथ एग्जेंट बहिर्परिमार्जन, लोकल एप्लीकेशन, एक्सटर्नली लोकल एप्लीकेशन करके, बहिर्परिमार्जन करके हम उसको इंस्टेंट रिलीफ भी दे रहे हैं। इफ रिकरेंस और क्रोनिसिटी, यदि फिर से हो रहा है तो फिर हम प्रॉपर शोधन चिकित्सा में चले जाएंगे, तो जिसमें हम योगवस्ती प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, और ज्यादा है तो कर्मवस्ती, कालवस्ती, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और फिर रसायन लंबे समय तक फिर उनको रीजनरेशन के लिए, जो भी टिश्यू डैमेज हो गए हैं स्टिफनेस के कारण, बहुत समय तक स्ट्रेन के कारण जो भी मसल फाइबर्स डैमेज हो गए हैं, तो रसायन चिकित्सा करके हम उसको फिर से रीजनरेट करने का काम करते हैं। उसके बाद फिर इन्हीं का ही एक जो हमने पढ़ा है उसी के ही टेबल के फॉर्म में है, इसको आप पढ़ के खुद समझिए, जो डाउट हो आप पूछिए। उसी प्रकार से ये भी है, 4 पिलर्स ऑफ काया चिकित्सा, तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ श्लोक हैं जिसको कि आप रिफर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट उसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर क्लिनिकल एथिक्स इन प्रैक्टिस जो है, ये हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, तो हम इस पर भी हम चले जाते हैं। चिकित्सा की प्रैक्टिस के लिए कुछ एथिक्स भी हैं जो कि आपको आना चाहिए। ये अच्छा टॉपिक है जो कि इस बार के सिलेबस में, पहले ये सिलेबस में नहीं था, तो आप इसको अ, पढ़िए। और ये सारे एथिकल प्रिंसिपल्स हमारी संहिताओं में पहले से ही हैं, वहां से ही लिया गया है, तो आप इसमें से देख के समझिए, है ना? और कोई, अब जैसे कि चिकित्सा चतुष्पाद हमने पढ़े हैं ना, तो जो चिकित्सा चतुष्पाद है वो एथिक्स ही है। हम जो एथिक्स की आज बात करते हैं, आयुर्वेद भी एथिक्स को पूरा फॉलो करता है, तो वो ही है, यहाँ पर पूरा प्रूफ है। तो आप इसको पढ़ के समझ लीजिए, सरल है। हम जो चीज लिखा है एग्जैक्टली सेम टू सेम हम उसको फिर से रीड आउट नहीं करते, हम आगे चलते हैं। संप्राप्ति विघटन, चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा, औषध योग, पथ्यापथ्य ऑफ ज्वर, हमारा
अब ज्वर चिकित्सा अध्याय जो है चरक संहिता में या बाकी संहिताओं में, वो भी आपका साथ ही साथ यहाँ पर कवर होता चला जाएगा। क्लासिकल रेफरेंस यहाँ पर है जिसको कि आप मेन मूल संहिताओं से आप रेफर कीजिए। संप्राप्ति एंड संप्राप्ति विघटन, कोई भी डिजीज हो रहा है तो संप्राप्ति के कारण ही वो एग्जिस्टेंस उसका होता है। उस संप्राप्ति को हमको समझना है, उसका विघटन करना है, उसको तोड़ना है, संप्राप्ति भंग करनी है। शब्द बहुत वैसा लगता है कि पता नहीं क्या शब्द है, लेकिन ये कोई विशेष बात नहीं है इसमें। इसका मतलब ट्रीटमेंट करना ही होता है। तो आपको दोष को समझना है, आपको साम निराम अवस्था को समझना है, आपको अग्नि का स्टेटस समझना है, स्रोतों में क्या भी स्थिति है, धातुओं की क्या स्थिति है, मल की क्या स्थिति है, इसको समझना है। जो भी हेतु का सेवन हो रहा है, जो भी निदान का सेवन हो रहा है, उसके कारण डिजीज मैनिफेस्टेशन होता है, दोष बढ़ते हैं, धातुओं में जाते हैं, वहां पर वो रहते हैं, फिर से बढ़ते हैं, फिर धातुओं को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण सिम्टम्स होते हैं और फिर वो डिजीज मैनिफेस्टेशन करता है। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर हम क्लिनिकली देखें जो कि हम अप्लाई करते हैं, हेतु को समझना बहुत आवश्यक है, सिम्टम्स को समझना बहुत आवश्यक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना आवश्यक है, व्याधि का जो मूल कारण है मतलब हेतु जो है उसको भी काटना बहुत आवश्यक है, तभी आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट कर पाते हैं। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप क्या करते हैं, फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से इंस्टेंट रिलीफ आप दिलाते हैं पेशेंट को। अगर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, आप सोचेंगे कि नहीं भाई मैं पूरे आयुर्वेद का जो बेसिक प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करते हुए जो मूल कारण है उस पर ही जाऊंगा, तो हो सकता है कि व्याधि और दोष इतने बढ़े हुए हैं कि पेशेंट को कई बार 1 महीने भी लग जाए आपकी मेडिसिन का असर दिखने में, पेशेंट चला जाएगा दूसरे डॉक्टर के पास, मेरे डॉक्टर की इन वैद्य जी की दवाइयों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। और जैसे ही वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, आपकी दवाइयां तब तक काम कर चुकी हुई होती हैं, दूसरे डॉक्टर ने दवाई दी और उसको 3 दिन में ही आराम मिल गया, सारी मेहनत आपने की, क्रेडिट ले गया दूसरा डॉक्टर। इसीलिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको भी आप समझिए, कई बार सिम्टम्स आपके जो मूल कारण है उसके ट्रीटमेंट देने से भी उसमें रिलीफ मिलता है, कई बार उसमें रिलीफ नहीं मिल पाता है, क्योंकि क्या होता है कि सिम्टम्स कई बार कॉम्प्लिकेशन के कारण भी आते हैं, जिस कारण से व्याधि जो प्राथमिक जो मूल जो प्राइमरी डिजीज है वो सेकेंडरी डिजीज के नीचे दब जाती है, सिम्टम सेकेंडरी डिजीज का दिख रहा है, आपने अच्छे से डायग्नोसिस करके प्राइमरी डिजीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, प्राइमरी डिजीज तो कम होते होते थोड़ा सा समय लगेगा, तब जाके सेकेंडरी डिजीज में रिलीफ मिलेगी। सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर काम कीजिए ताकि उसको रिलीफ थोड़ा जल्दी मिले, आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे से चले। पित्त कफ सिंगली और जॉइंटली डिजीज मैनिफेस्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 7 प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोषिक टाइप्स होते हैं डिजीज के, एक एक करके वात पित्त और कफ से, फिर द्वंद्वज मतलब कि दो दो के कॉम्बिनेशन से 3 प्रकार से, उसके बाद फिर तीनों मिलके जिसको कि सन्निपातज या त्रिदोषज भी कहते हैं। अब इसमें चिकित्सा में क्या ब्रेक पॉइंट्स होता है, विघटन क्या हम करते हैं, इसमें संप्राप्ति का विघटन कैसे कर रहे हैं, तो अपकर्षण ऑफ आवरण दोष बाय लंघन आम पाचन। अब जैसे कि मान लो कफ की यदि अवस्था है, कफ का यदि बढ़ा हुआ है, तो फिर हम उसमें वमन, क्योंकि वमन को इस कफ के लिए बेस्ट माना गया है, क्यों माना गया है, कफ का मूल स्थान क्या है, ये ही है ना, ये और फिर सुप्राक्लेविकुलर रीजन,
तो इस स्थान में दोष रहते हैं। हो सकता है कि इस स्थान में वात दोष भी हो सकता है इस स्थान में पित्त दोष भी हो, लेकिन वात और पित्त पहले अपने मूल स्थान में बढ़ेंगे, तब वो दूसरे के स्थान में जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कफ केवल केवल अपने स्थान में ही बढ़ेगा। पक्वाशय में भी तो कफ बढ़ जाता है, लेकिन वो तो उसका स्थान है नहीं। सूक्ष्म रूप से ये तीनों दोष हर जगह है। Each and every cell is made up of these three dosha, लेकिन किसी में कोई अधिक है, किसी में किसी का डोमिनेंस है। प्राकृतिक रूप से विकृति अलग हो जाती है। हम कई बार विकृति से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रकृति है या विकृति है। स्थौल्य डिजीज है, लेकिन कफसार पुरुष जो है वो वातसार पुरुष की तुलना में वैसे ही हैवी बिल्ट रहेगा, तो वो मोटापा या स्थौल्य रोग की श्रेणी में नहीं आएगा। स्थूलता उसका नैसर्गिक है। स्थूलता कफ प्रकृति के व्यक्ति की प्राकृतिक अवस्था है। वो उसी अवस्था में वातज प्रकृति से बेटर काम कर सकता है। धैर्य रहेगा उसके में ज्यादा, स्थिरता रहेगी ज्यादा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कुछ आपके फ्रेंड्स हट्टे कट्टे मजबूत मोटे रहेंगे आपकी तुलना में, लेकिन आपसे ज्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा फुर्ती से काम कर पाते हैं। तो वो मोटापा नहीं है, वो उनकी प्रकृति है। लेकिन यदि वो और ज्यादा बढ़ता है, कफसार पुरुष, कफ प्रकृति के पुरुष आर मोर प्रोन टू ओबेसिटी, क्योंकि उनको यदि कफ बढ़ाने वाली चीजों का सेवन अधिक करते चले जाएं तो वो फिर और प्रकोपित करेगा। और कफ पहले से ही उनके शरीर में अधिकांश रूप में है, उसका परसेंटेज ज्यादा है, तो थोड़ा सा भी वो उसका सेवन करते हैं तो वो बढ़ जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वातसार प्रकृति के पुरुष, कितना भी खा ले वो मोटे नहीं होते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ खा ले तो तुरंत वेट गेन होता है। वेट लूज करने में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वेट गेन उनका चुटकी से ही हो जाता है। तो वो प्रकृति की ही बात आ जाती है इसमें। अब हम इसमें आगे चलते हैं। जो है वो सेंट्रल फैक्टर हो गया, मीन्स आम जो है उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आम का जब आएगा तब हम आम के प्रकरण में इसको समझेंगे। और उसका पाचन हमने किया, अग्नि बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। उसके बाद फिर स्रोतों में जो अवरोध हो रहा है उसके लिए काम करते हैं। धातु क्षय हो जा रहा है या ओजो हानि हो रही है उसके लिए हम काम करते हैं। तो ये सारा जो हम प्रक्रिया जितनी भी कर रहे हैं संप्राप्ति विघटन ही है। तो संप्राप्ति विघटन इज नथिंग बट द ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। अब आप देखिए, सर्वेषु ज्वरेषु तु आम दोषः प्रथमम दोष वर्धते, ये जैसे चरक चिकित्सा में दिया हुआ है। तो सभी प्रकार से जितने भी ज्वर होते हैं उसमें आम की प्रधानता होती है। तो हम आम की ही चिकित्सा सबसे पहले करते हैं, दीपन पाचन करते हैं। तो कई ज्वर में हमको एंटीपायरेटिक मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि हमने आम पर ही काम कर दिया है तो डिजीज जो है वो फीवर जो है वो अपने आप कम होने लग जाता है। चिकित्सा सूत्र क्या होता है? तो चिकित्सा सूत्र इसमें जैसे लंघन हमने किया, पाचन हमने किया, रुक्षण हमने किया, स्वेदन हमने किया, जैसे वमन हमने किया। तो ये सारे जो हैं ये सभी चिकित्सा सूत्र में ही आ जाते हैं। ये एक सभी को हम एक सूत्र रूप में हमने डाल दिया। ये एक एक मोती है, इन मोती को हम एक धागे में पिरो कर हमने एक माला बना दी। तो ये चिकित्सा सूत्र हो गया। ठीक है, अब हमको वन बाय वन आगे
हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ और भी जो टॉपिक्स आएंगे उसके साथ में हम इसको लेते चले जाएंगे। अभी आप इसको खुद से पढ़िए। उसके बाद फिर षड क्रिया काल जो है ज्वर का, उसको भी हम समझते हैं। षड क्रिया काल आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी, उसके बाद फिर रोग निदान में भी आपने पढ़ा। अब उसको अप्लाई करने का समय आया है। ज्वर, हर रोग के लिए षट क्रिया काल हमको समझनी है। षट क्रिया काल क्यों समझनी है? क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि अभी जो पेशेंट आया है उसमें वो रोग जो है वो इस षट क्रिया काल के कौन से लेवल में है। संचय अवस्था में है, प्रकोप में है, प्रसर में है, स्थान संश्रय हो चुका है, व्यक्ति हो चुका है, या फिर भेद। इसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। इसीलिए आयुर्वेदिक डायग्नोसिस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीवर हुआ है, ये सिर्फ वर्ड से आप ज्वर की चिकित्सा नहीं कर सकते। इसीलिए तो आयुर्वेद इतना अथाह समुद्र है। ट्रीटमेंट करना आयुर्वेद से बहुत अधिक कठिन है। कई जन्म लेने पड़ जाएंगे आपको एक अच्छा वैद्य बनने के लिए, लेकिन हम अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से उस प्रोसेस को हम स्पीड अप कर सकते हैं एआई की तरह, और इसी जन्म में हम अच्छा वैद्य बन सकते हैं। बस बात यह है कि आपको सारे जितने भी ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं काया चिकित्सा में, जो भी हमने डिफाइन किया है, उसको आपको अच्छे से समझना है। ज्वर चिकित्सा अध्याय आप फॉलो कीजिए, उसमें जो चीज दिया हुआ है उसको आप वहां से रेफर कीजिए। नोट्स आपकी क्विक रिवीजन के लिए है। मूल संहिताओं को रेफर करते हुए पढ़ना ज्यादा आपके लिए सहायक है, तो उसको आप रेफर कीजिए। अब यहाँ पर तो ये है कि पॉइंट बाय पॉइंट हमने वहां से लेके आपको यहाँ पर प्रोज दिया है। क्विक रिवीजन के लिए ये अच्छा है, आप जल्दी जल्दी यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं ना। तो ज्वर का संचय, प्रकोप कैसे है, प्रसर अवस्था में क्या होता है, स्थान संश्रय में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, व्यक्ति अवस्था में क्या सिम्टम्स होते हैं, और क्या कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स हैं ज्वर के जो दिए हुए हैं हमारे संहिताओं में, उसको आप देखिए। फिर क्या हम की मेजर्स लेते हैं, क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए की मेजर्स जो है वो 4 स्टेज तक का बताया हुआ है, व्यक्ति और भेद में नहीं है। क्यों नहीं है इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है साम अवस्था, तरुण ज्वर या नव ज्वर। श्लोक आप रेफर कीजिए मूल मूल श्लोक से, संहिताओं से। अब इसमें हम ट्रीटमेंट ग्रिड क्या हो सकते हैं, तो ये ग्रिड जो टेबल बने हुए हैं ना, ये आपके क्विक रिवीजन के लिए भी है, और इसका एक इमेज हमारे ब्रेन में बनता है। एग्जाम के टाइम पे ये इमेज हमें ध्यान आता है कि पहले कॉलम के फर्स्ट रो में, फर्स्ट सेल में ये था, सेकंड में ये, थर्ड में ये, इस प्रकार से आपको ध्यान आ जाएगा वो चीज। और फिर आप, और दूसरा ये टेबल को आप अपने पेपर में करके स्टिकी नोट्स की तरह आप अलग अलग जगह में आप पेस्ट करके भी रख सकते हैं। तो इसलिए ये दिया हुआ है, तो आप इससे इसको समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर कुछ इम्पोर्टेंट विशिष्ट योग भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। फिर निराम अवस्था में क्या है, जीर्ण ज्वर, पुराण ज्वर क्या होता है, वो आप यहाँ पर देखिए। उसके बाद फिर मैनेजमेंट ऑफ निज और सन्निपात ज्वर के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद फिर आगंतुक ज्वर का मैनेजमेंट कैसे करना है, फिर धातुगत ज्वर की अलग अलग अवस्थाएं जो होती हैं उसमें क्या क्या उनके कार्डिनल साइंस होते हैं, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको आप मूल श्लोक से भी आप रेफर कर सकते हैं, उनको यहाँ पर ट्रांसलेट करके आज की भाषा में यहाँ पर दिया हुआ है। क्या चिकित्सा इसमें हम कर सकते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर विषम ज्वर में, ज्वर बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। चरक संहिता के ज्वर चिकित्सा अध्याय आप उठा के देखिए, इतनी मोटी उसके पूरे वो हो जाते हैं, उनको पूरा एक जगह में कंसाइज करना बहुत कठिन कार्य है। फिर भी हमने प्रयास किया है, जितने इम्पोर्टेंट है उसमें से वो ही यहाँ पर है। आपके पास समय है, आप मूल संहिता से रिफर कीजिए। ठीक है, फिर इसमें विषम ज्वर, पुनर्नवास्तक ज्वर आपको पढ़ना है, सॉरी पुनर्वार्तक ज्वर आपको पढ़ना है। फिर उसमें ओज की क्या अवस्था होती है वो दिया हुआ है संहिता में। फिर शोधन और शमन, हम हमको क्या डिसाइड करना है कि शमन करना कब है, शोधन करना कब है,
तो उसका ये डिसीजन मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। ये सब आप आंसर शीट में, जब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है तब आप इस प्रकार से टेबल बनाते हुए जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो जो एग्जामिनर होता है वो बहुत इंप्रेस हो जाता है, आपको बहुत अच्छे नंबर देता है। तो इस प्रकार से आप टेबल बनाते हुए आप अपने आंसर्स को लिखिए। वही परिमार्जन, दय व्यापाश्रय चिकित्सा, फिर पथ्यापथ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर क्षीर और घृत का क्या रोल है ज्वर की चिकित्सा में। उसके बाद फिर लंघन का क्या इंपॉर्टेंस है, रसायन किस प्रकार से सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद फिर कुछ केस डिमॉन्स्ट्रेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें आप देखेंगे। तो एकेडमिक केस डिमॉन्स्ट्रेशन जो कि आपके कॉलेज या टेस्ट हॉस्पिटल में आपके टीचर को ले जाकर करना चाहिए। तो हमने आप, क्योंकि कई बार वो संभव नहीं हो पाता है या आपके कॉलेज में हो सकता है कि वो सुविधा ना हो, तो हम एज्यूम करते हुए एक केस प्रेजेंट आपके सामने हमने यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार से उसका ये सारा केस हिस्ट्री है, और इससे आप उसको समझने का प्रयास कीजिए कि क्या सिम्टम्स हैं जो पेशेंट ने बताए हैं, और इंटरवेन हम कैसे कर रहे हैं, क्या हम डोज और टाइमिंग रख रहे हैं। तो ये प्रिस्क्रिप्शन हो गया, हमारी चिकित्सा योजना हो गई। यहाँ से अब आप देखिए कि हम सभी चैप्टर्स में प्रिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर रहे हैं, तो ये आपको प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है इसका भी आइडिया आपको दे रहा है। उसके बाद फिर हम क्विक रेफरेंस इस चैप्टर का हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मेडिसिन हम यूज करते हैं मेनली ज्वर की चिकित्सा के लिए, सुदर्शन घन हो गया, सुदर्शन चूर्ण हो गया, आयुष 64 ये आयुष मंत्रालय की पेटेंट मेडिसिन है। फिर अमृतोत्तरम का सायम हो गया, फिर तिक्त का घृत हो गया। घृत का सेवन आमावस्था में करना है नहीं करना है, ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर इस चैप्टर का ये सार हो गया है। तो इस प्रकार से हमने अभी 3 यूनिट्स कवर कर लिए हैं। 4 और 5 भी हम फटाफट लेके चलते हैं। बस आपको समझा देता हूँ। अब इसमें अनुक्त रोग क्या होते हैं प्रॉपर इसमें दिया हुआ है आपको। मैं वही चीजों को पढ़ के बोलूं, बेहतर है कि आप अपना, आपके पास समय ज्यादा है, मीटिंग में या क्लास में हम 1 घंटे में कोशिश करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। अनुक्त रोग को भी इसीलिए है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले व्हाई एंड हाउ ऑफ अनुक्त रोग मैनेजमेंट ये आपको समझना जरूरी है। इट इज इम्पॉसिबल टू लिस्ट एवरी सिंगल डिजीज, मतलब संहिता में हर डिजीज को मेंशन करना बहुत कठिन कार्य है, या कोई छूट भी गया हो। तो जो भी रोग हमारी संहिताओं में मेंशन्ड नहीं है वो अनुक्त रोग की श्रेणी में आते हैं। उसका मैनेजमेंट कैसे करना है तो उसके बारे में भी महर्षि चरक ने सूत्र स्थान में लिख दिया है कि द क्लिनिशियन मस्ट देयरफॉर एक्सट्रैक्ट द डिजीज मैट्रिक्स थ्रू निदान पंचक। आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करनी है निदान पंचक से। डिसेक्ट द मॉर्बिड लैंडस्केप बाय दोष दूष्य विवेचन करना है आपको। क्राफ्ट ए चिकित्सा सूत्र दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्विन प्रिंसिपल्स। सामान्य विशेष के हिसाब से आपको चिकित्सा सूत्र निर्धारित करनी है। दोष और व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा के हिसाब से आपको प्रेस्क्रिप्शन आपको अपना तैयार करना है। अब जो है सिम्टम्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है अनुक्त रोगों की श्रेणी में, जिसके बारे में हमारे संहिताओं में दिया नहीं है वो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उसका भी उपाय बता दिया कि यदि मैंने संहिता लिखी, मैंने कोई बुक लिखी, भूलवश मुझसे कोई टॉपिक रह गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सरेंडर कर देना है कि नहीं भी हमने पढ़ाई नहीं है, हम कैसे ट्रीट करें। तो उसका समाधान यहाँ पर महर्षि जी ने बता दिया है कि आपको सिम्टम्स के हिसाब से, जो भी साइंस आप वहां पर देख रहे हैं उसके हिसाब से पंच निदान अप्लाई करते हुए, निदान पंचक अप्लाई करते हुए आप संप्राप्ति का असेसमेंट कीजिए। उसके बाद फिर सामान्य विशेष और दोष व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा सूत्रों को ध्यान में रखते हुए आप व्यवस्था पत्र या प्रेस्क्रिप्शन तैयार कीजिए।
अनुक्त रोगों की चिकित्सा के लिए आपको मास्टर होना है किन चीजों में? निदान पंचक में। निदान पंचक क्या है ये यहाँ पर आपने पढ़ा ही है, फिर से दे दिया गया है। दोष दूष्य आदि विवेचन आपको करना है। उसके बाद फिर यूनिवर्सल चिकित्सा सूत्र है इसका, अनुक्त रोगों के लिए आम आवरण आपको समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट प्लान करना है। दोष निवृत्ति के बारे में आपको समझना है, शमन आपको करना है, और दो धातु पोषण और रसायन। ये जो है आम आवरण हटाना और दोष निवृत्ति मतलब शोधन करना, इसमें पंचकर्म का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। फिर शमन चिकित्सा, इसमें एक चीज और ये है, सभी रोगों के ट्रीटमेंट में शोधन बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पेशेंट आ रहा है उसको पंचकर्म प्रिस्क्राइब करें, नहीं भैया आप जब तक पंचकर्म नहीं लेंगे तब तक हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, पेशेंट को आप प्रॉपरली गाइड कर दीजिए, एडवाइस कर दीजिए, एजुकेट कर दीजिए कि भाई अभी आपकी दोष अवस्था बहुत अधिक है, तो हमको रिलीफ जल्दी चाहिए, रूट कॉज से अगर हमको रिमूव करना है डिजीज को, उसके लिए आपको पंचकर्म की सलाह हम देते हैं। तो आप ये भी करवाइए, साथ में आप ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कीजिए। ज़्यादातर क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ें आती हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें अभी पहले मेडिसिन दे दीजिए, क्योंकि अब पंचकर्म को हम ट्रीटमेंट में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि बजट बढ़ जाता है। तो जब बजट बढ़ता है, जब पैसों की बात आती है, तो पेशेंट फिर यही चाहता है कि भाई जब मेडिसिन भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो फिर पंचकर्म हम क्यों करवाएं, एक बार मेडिसिन लेके देख लेते हैं। तो अब इसमें आपको समझना है कि पेशेंट की जो अवस्था है अब वो कितनी है, अभी कितनी गंभीर है, कितना उसको पंचकर्म कराने की अर्जेंसी है, वो समझना है। क्योंकि आप देखिए, जब सर्जन के पास डॉक्टर जाते सर्जन जो होते हैं उनके पास जब पेशेंट जाते हैं तो सर्जन क्या करते हैं, भाई आपको तो ये सर्जरी करवानी ही करवानी। वैसे ही भैया आपको पंचकर्म तो करवाना ही करवाना है, डिसीजन आप लीजिए और जल्दी आप बताइए मुझे। इस प्रकार से आपको अपना अप्रोच रखना है, क्योंकि आपको अपनी प्रैक्टिस भी चलानी है, आपको अपना रेवेन्यू भी जनरेट करना है, आपने इतनी मेहनत की है उसको भी तो आपको वो करना है। लेकिन द पेशेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एटीएम मशीन। पेशेंट को आप एटीएम मशीन मानकर नहीं कीजिए, क्योंकि चिकित्सा सिर्फ एक व्यवसाय ही नहीं है, एक सेवा कार्य भी है। तो व्यवसाय और सेवा कार्य इन दोनों का सामंजस्य बैठाते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पेशेंट की आप अवस्था देखिए, आर्थिक अवस्था, रोगों की अवस्था देखिए, और फिर अपना विवेक का उपयोग कीजिए और फिर ट्रीटमेंट प्लान कीजिए। जहां आवश्यक है पंचकर्म की, आप स्ट्रिक्टली पेशेंट को बोलिए कि नहीं भाई आपको इसमें पंचकर्म करवाना ही चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होगा ना कि इसमें अपयश भी होता है यदि आपने पंचकर्म नहीं उनको एडवाइस किया। अब क्या कंडीशन आती है, मैं आपको लेक्चर के साथ में जो मेरा अपना चिकित्सकीय अनुभव रहा है पिछले 16-17 वर्षों का, वो भी आप लोगों को साथ में बताते चला जा रहा हूँ, ताकि आपके लिए ये हमारे जो लेक्चर्स हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल लेक्चर बन के ना रहे। अब इसमें क्या होगा कि 15-16 वर्ष अनुभव लेने के बाद आप जहां पर पहुंचेंगे, उस स्पीड को हम गुरु शिष्य परंपरा या टीचिंग से उसको स्पीड अप कर देते हैं। अब क्या है कि जैसे आप मेरे क्लास में अगर आते हैं तो आपको भी वो 15-16 वर्ष का अनुभव हो जा रहा है ना। तो हमने क्या किया, आपके अनुभव की जो स्पीड है उसको बढ़ा दी। मेरा जो अनुभव है वो आपके अनुभव में ऐड हो जा रहा है। अब क्या होगा कि मैंने अपनी पढ़ाई करते समय, बीएमएस करते समय, एमडी करते समय, पीएचडी करते समय जो अनुभव लिया, साथ ही साथ जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो मैंने लिया, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि आप लोग को 16 वर्ष इस बात को समझने में देना नहीं पड़ेगा। मेरा अनुभव आपके अनुभव से ऐड हो रहा है, तो हमने स्पीड अप कर दिया ना आपके अनुभव को। इसीलिए टीचर की आवश्यकता, एक गुरु की आवश्यकता हमको होती है।
पढ़ाई तो कर सकते हैं, नोट्स में दिया हुआ है, संहिताओं में सब चीज दिया हुआ है। अब यदि हम संहिता पढ़ लें, उसके बाद भी तो आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना आवश्यक हो गया ना, क्योंकि वो तो थ्योरी हो गई। तो जो चीज हमने पढ़ लिया, संहिता आपने पढ़ा, संहिता मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने उसमें अपने 16-17 साल भी और लगा दिए हैं उसको अनुभव करने में। तो वो 16-17 साल का अनुभव आपको मैं दे रहा हूं, तो वो आपके अनुभव में भी ऐड हो गया है ना। तो अब हम उसी प्रकार से जो ट्रीटमेंट का हम जब प्लान करते हैं, तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है अनुक्त रोगों में। अब चिकित्सा योजना कैसे हमको प्लान करनी है? पूर्व कर्म, शोधन, उसके बाद फिर शमन, फिर बहिर्परिमार्जन, रसायन और पथ्य। तो ये कोई स्टेप बाय स्टेप इसमें मेंशन तो कर दिया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं है ये। पूर्व कर्म के समय शमन औषधियां भी स्टार्ट किया जा सकता है। यदि पेशेंट एडमिट हो गया है तब तो ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप आप जाइए, पूर्व कर्म कीजिए, क्योंकि चिकित्सा सिद्धांत यही है, पूर्व कर्म कीजिए, शोधन कीजिए, फिर आप शमन औषधियां चलाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोषों की जो अवस्था हमारे शरीर में है, हम यदि शोधन का प्लान कर रहे हैं, हमने शमन स्टार्ट कर दिया, तो दोष तो वहीं पर पेसिफाई हो गए, वहीं शमन हो गए, तो फिर शोधन में वो निकल नहीं पाते हैं। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप तो प्रोटोकॉल यही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए हमको कुछ मेडिसिन साथ में दे देनी चाहिए, ताकि हम शोधन करने में जो क्लेश होगा उसको रोगी सह सके। तो पूर्वकर्म, शोधन, शमन, बहिर्परिमार्जन, रसायन। तो बहिर्परिमार्जन पूर्व कर्म में भी आ जाता है, शोधन में, और शमन शमन के साथ में भी बहिर्परिमार्जन किया जा सकता है जिनका हम शोधन प्लान नहीं कर रहे हैं। पथ्य तो आपको शोधन में भी बताना है, शमन में भी बताना है, पूर्व कर्म में भी बताना है, और फिर रसायन चिकित्सा जो होती है वो आपको करना होता है। फिर अब इसमें एक केस है, तो वो केस का यहाँ पर दिया हुआ है, प्रेजेंट किया गया है। तो वो केस है, जैसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का एक केस है, तो अनुक्त रोगों की श्रेणी में इसको डाल दिया है। तो उसका आपको हेतु समझना है, फिर उसका पूर्व रूप ये हम निदान पंचक से मैपिंग कर रहे हैं उसका। देखिए, सिद्धांत आयुर्वेद का है, पढ़ने का तरीका हमारा मॉडर्न है, टर्म्स जो हम यूज करें, मैपिंग, ये सारे जो हैं, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है ये टॉपिक। तो इस प्रकार से आपको टेबल बना के उसको समझना है। अभी तो आप टेबल अपने पेपर या नोटबुक में कर रहे हैं, यही टेबल फिर आपके ब्रेन में बनेगा जब आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा। दोष दुष्य की विवेचना आपको करनी है, उसके बाद फिर आपको चिकित्सा सूत्र प्लान करना है। फिर चिकित्सा योजना, एग्जीक्यूटेबल चिकित्सा योजना के डे 1 to 3 में क्या करना है, ये भी हमने आपके लिए यहाँ पर दे दिया है। इजी है समझना, और ये सभी केस में लागू हो वैसी बात नहीं है। यहाँ पर मेडिसिन भी जो दिया हुआ है ये एक जनरल प्रेजेंटेशन है, हर रोगी के लिए इसको अलग अलग तरीके से प्लान करना चाहिए। उसके बाद फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या डायग्नोसिस का तरीका हो सकता है, क्या हम अर्ली मार्कर्स जो हमारे मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स हैं उनका भी भरपूर उपयोग कीजिए। ऐसा द्वेष नहीं रखना है किसी भी पद्धति से, मिलकर चलना है, हित हमेशा रोगी का देखना है। आपसी द्वेष, मनभेद किसी भी चिकित्सा पद्धति के बीच में नहीं होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। सामंजस्य बैठाकर इंटीग्रेटिव होलिस्टिक अप्रोच लेकर रोगी का भला सोचना है, भला करना है। मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स यूज करते हुए डायग्नोसिस में हमको हेल्प मिलती है, ट्रीटमेंट प्लान करना हमारा अच्छा हो जाता है उसकी हेल्प से। उसके बाद फिर ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो है अनुक्त रोग हो गए। अनुक्त रोग आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर संक्रामिक ज्वर जो है वो इसमें आ जाते हैं, जूनोटिक, इसमें हमने जैसे कि कशे रोग और जीवजन्य जो डिजीज होते हैं, कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसमें विशेष रूप से फीवर को हम अभी पहले देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ज्वर का है। तो उसमें भी कई ऐसे
टाइप्स हैं फीवर के जो कि कम्युनिकेबल होते हैं, एक से दूसरे में वो होते हैं। तो उसका मेन जो कारण होता है वो जीव होते हैं, वो विषाणु बैक्टीरिया जो है वो होते हैं, भूतजन्य वो होते हैं। तो इसका हमको क्लासिकल मीनिंग जो हमारी संहिताओं में दिया हुआ है और उसका क्या मॉडर्न कोरिलेशन है, क्योंकि हमको दोनों पढ़ना होता है। एमबीबीएस वाले जो पढ़ते हैं वो भी पढ़ना है, आपको बीएमएस का तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम मॉडर्न पैरेलल भी जहां तक हो सकता है हम इसमें मेंशन करते हुए जा रहे हैं। इसको आप पढ़िए, सरल है। आपको नोट्स जो हैं यहाँ पर हमने जो दिया है आपको, आपके अभी के स्तर के लिए बहुत ही उत्तम रिसोर्स है। आप पढ़ेंगे ना, आपको समझ में बहुत सरलता से आएगा। आप इसको पढ़िए, डाउट होता है आप पूछिए निश्चिंत होकर। उसके बाद फिर हम इसमें क्या क्या डिजीज जो मॉडर्न के हैं, जैसे मलेरिया ना, मलेरिया से हमने कोरिलेट किया हमारा जो विषम ज्वर है, फिर उसके निदान और दोष दोषी क्या है, फिर उसमें जो मेन जो डायग्नोस्टिक टूल्स, मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स हम जो करते हैं वो ये है। फिर उसमें आयुर्वेद में क्या बताया गया है, क्या चिकित्सा उसमें करनी चाहिए वो यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद फिर क्या आज हम और भी क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप इसको समझिए। उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी वायरल एंड बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको भी यहाँ पर हमने कैटेगराइज कर दिया है। अब देखिए हमारा इन्फेक्शियस डिजीज को हमने किस में कर दिया है, वेक्टर, वेक्टर बॉर्न एंड एंटेरिक जो है वो ये हो गया है ना, जिसमें मलेरिया और टाइफाइड आ रहे हैं, विषम ज्वर और आंतरिक ज्वर आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी जो फ्लू जो होते हैं वायरल या बैक्टीरियल, उसको भी हमने यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बाय सेक्शन हमने कैटेगराइज कर दिया ताकि आपको याद करना सरल हो जाए। तो इसमें आप देखिए कोविड-19 को भी हमने इंक्लूड कर लिया है, और वो कैसे हम आयुर्वेद को रिलेट करते हुए ट्रीटमेंट प्लान हम करेंगे। कोविड-19 तो अनुक्त हो गया ना, लेकिन कैसे हम उसको समझें आज के उसमें, तो सीवियर सन्निपात ज्वर के जो सिम्टम्स दिए हुए हैं उससे हम इसको समझते हैं। उसके बाद फिर निमोनिया आ जाता है। निमोनिया के बाद फिर जो अगला जो थर्ड है वो है न्यूरो इन्वेजिव एंड टॉक्सिकोजेनिक फीवर। तो इसमें मेनिंजाइटिस आ जाता है, इंसेफेलाइटिस आ जाता है और टिटनेस आ जाता है। उसके बाद फिर हाई फैटलिटी जूनोसिस, इसमें जैसे प्लेग है ना, फिर लेप्टोस्पायरोसिस है, एंथ्रेक्स है, येलो फीवर है, इसको भी आपको समझना है कि इसमें क्या होता है। तो ये इनके जब मॉडर्न पॉइंट हम जब पढ़ेंगे इन डिजीज का तब हम इनको इलाबोरेट करेंगे। उसके बाद फिर मॉस्किटो बॉर्न जो कुछ डिजीज होते हैं उनको यहाँ पर ये देखिए वो कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसमें चिकनगुनिया आ गया। उनके आयुर्वेदिक कोरिलेशन भी यहाँ पर हमने दिए हैं, जैसे संदिग्ध सन्निपात ज्वर में जो ट्रीटमेंट बताया गया है वो आपको यहाँ पर करना है। डेंगू के लिए दंडक ज्वर जो है वो, उसके बाद फाइलेरियासिस जो है वो श्लिपत से। अब इसमें हम चिकित्सा योजना कैसे बनाते हैं, तो उसका केस प्रेजेंटेशन कैसे लिखना होता है वो यहाँ पर एक दिया हुआ है। तो इसको आप एक टेम्पलेट की तरह आप इसको यूज कीजिए। इस प्रकार से आप अपने चिकित्सा योजना या केस शीट जो बनाते हैं उसमें ये पॉइंट हम मेंशन करते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इंटरनेशनल हेल्थ डे। ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, AIA-PGT के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इनके डेट्स। ये वर्ल्ड मलेरिया डेट कब है, वर्ल्ड डेंगू डे, उसके बाद फिर वर्ल्ड NTD डे, उसके बाद फिर वर्ल्ड निमोनिया डे ना। इस प्रकार से आप इनको नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिए, इसको निमोनिक्स बनाकर याद करने का प्रयास कीजिए। तो हमारा काया चिकित्सा का पेपर 1 के जो 5 टॉपिक्स जो भी हमने नोट्स डाले हुए हैं अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हम काया चिकित्सा पेपर 1 के नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है उसके इसमें अपलोड कर देंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं काया चिकित्सा पेपर 2 का जो यूनिट 1 है उसके टॉपिक, और फिर आगे क्लास में हम फिर आगे कवर करते चले जाएंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए।
अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। कोशिश कीजिए लाइव क्लास में आप आएँ, ताकि आप इंस्टेंटली आपके जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज इन नोट्स पढ़ने के समय में आ रही हैं वो भी आप कर सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग पोर्टल में अवेलेबल रहेगी। आप यदि ये जो भी आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, आप ज़रूर रिकॉर्डिंग देखिए और इसका लाभ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।